इस तरह की समिट होती हैं तो साइडलाइंस पे बायलैटरल समिट्स या बायलैटरल टॉक्स भी चलती हैं, ठीक है। तो उसी के थ्रू लाइक इंडिया इटली रिलेशंस के ऊपर कुछ है, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट इंडो चाइनीज रिलेशन, ठीक है। तो इट इज मेजर अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, अबाउट रशियन यूक्रेन वॉर, यूएस की मिसाइल्स यूज की हैं यूक्रेन ने और डीप इनसाइड रशिया में अटैक किया, और उसके बाद रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रिवाइज कर दिया है, जिसमें न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करने के लिए जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको लोअर डाउन किया है कि मतलब ज़्यादा आसानी से वो न्यूक्स यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशनल वॉर में भी न्यूक यूज़ कर सकते हैं। तो इज अबाउट इंटरनेशनल थिंग, एंड देन इट इज़ मेजरली अबाउट एयर क्वालिटी। सर्दियों में तो आप तैयार रहिए, एयर क्वालिटी पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता रहेगा। जैसे सर्दियाँ ख़त्म होंगी, पोल्यूशन लेवल कम होगा, तो हम भी 7-8 महीने के लिए सो जाएंगे कि सब कुछ अच्छा है। चलिए, वी स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट इज जयशंकर और इनके काउंटर पार्ट हैं द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फ्रॉम चाइना, वांग यी। तो इनकी भी मीटिंग हुई है। एज वी नो कि एस जयशंकर भी अकम्पनी कर रहे हैं G20 समिट पे, तो वहाँ पर ऑफिसर लेवल की या मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक चल रही हैं। द मैटर ऑफ फैक्ट 2 चीज़ें याद रखिए, एक कि इससे पहले रशिया में मीटिंग हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, सॉरी। तो वहाँ पर उन्होंने जॉइंट पेट्रोलिंग को लेके इनिशिएटिव ले लिए थे कि हम एस्केलेट करते हैं। अच्छा, ये सब सिर्फ 3-4 फैक्ट से रिलेटेड है। इंडो चाइनीज रिलेशन हिट द बॉटम हार्ड बिकॉज ऑफ गलवान इशू। 2020 में गलवान इशू हुआ जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स डाइड एंड द कैजुअलिटी वाज ऑन द चाइनीज साइड एज वेल, क्लियर। उसके बाद हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ्रीज कर दिए, टॉक्स नहीं हम लोग कर रहे थे। बिजनेस है वो चलता रहता है सर, बिजनेस नहीं रुकता है कभी। अब जाकर 4.5 साल बाद लगभग हम दोबारा से इंडो चाइनीज रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। तो पहला स्टेप, रशिया में इंडियन और चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग के बाद हमने जॉइंट पेट्रोलिंग की बात की थी। अब नेक्स्ट स्टेप, जिसको कहा भी जा रहा है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि भाई इंडो चाइना रिलेशन के अंदर अब हम अगले स्टेप्स लेना शुरू कर रहे हैं, एंड प्राइमरली इट इज विद रिलेटेड टू वन रिलीजियस थिंग। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू करने के ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, इसका डेटा शेयरिंग की जाएगी। सो प्लीज नोट इट डाउन। 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या अनाउंस किया गया है। 1, कैलाश मानसरोवर यात्रा वुड बी रिवाइव्ड, ओके। सेकंड, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, द डेटा ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स दैट विल बी शेयर्ड, एंड थर्ड, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड चाइना टू इंडिया। 3 चीजों के ऊपर हम लोग करेंगे, क्लियर। तो अभी ये है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे ये स्टेप बहाल होते चले जाएंगे और ज़्यादा भी हम स्टेप लेंगे। पिछले 6-7 महीनों से लगातार चाइना से रिलेशन सुधरने के दिशा में अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे इंडिया ने ये भी अनाउंस किया था कि FDI हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे चाइना से। हालांकि वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं है, गवर्नमेंट परमिशन के बाद है। तो हमने ये कहा था कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफर आता है चाइनीज़ फर्म से, तो गवर्नमेंट चेक करने के बाद उनको अलाउ करेंगे। तो FDI भी हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्लियर। एंड रेस्ट इज दिस। सेकेंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज बीजिंग कीन ऑन अ रीसेट इन टाइज विद दिल्ली, वांट्स टू गेट बैक टू द बिजनेस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया चाह रहा है, तो चाइना भी बहुत ज़्यादा अब उत्सुक है इंडिया से वापस बेटर रिलेशंस के अंदर। वाई, एक तो यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो सरप्लस में है। दूसरा, चाइना के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो चाइना का इस वक्त बहुत सारे सेक्टर के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन हो चुका है, स्पेशली इन EV सेक्टर। तो भाई उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके जो गोडाउन से भरे पड़े हैं कारों से। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि IMF ने भी कहा है कि वर्ल्ड तैयार रहे चाइना शॉक 2.0 वेव के लिए। मतलब दुनिया भर के मार्केट्स विल बी फ्लडेड बाय चाइनीज गुड्स, स्पेशली इन EV सेक्टर, क्लियर। तो अब इनको मार्केट चाहिए। अब इंडिया से बेहतर मार्केट क्या होगा? खासकर इंडिया के जो मैसिव प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मिडिल क्लास में मार्केट चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हाई एंड, इट्स नॉट लाइक टेस्ला कि अगर टेस्ला की हम बात करें तो उनको हाई एंड यूज़र चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगी कारें खरीदने वाला मार्केट चाहिए। चाइना उसके कंपेयर में क्या है कि इनको मिडिल क्लास मार्केट फोकस किया हुआ है कि अगर ठीक ठाक सी भी कैपेसिटी है तो हमारा सामान वहाँ पे बिक पाएगा, कि हमारा सामान बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जहाँ आप देखेंगे टेस्ला की कार नॉर्मली $35,000 से ऊपर आती है,
चाइना की BYD जैसी कंपनीज हैं, इन्होंने $15,000 पे ईवी क्रिएट कर दिया। तो इनको चाहिए एक मिडिल क्लास मार्केट जो डोमिनेट करता हो, और इंडिया से बेहतर मिडिल क्लास मार्केट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पीपल आर हैविंग पेइंग कैपेसिटीज, क्या सो इंडिया के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली 1 पॉइंट, ट्रंप के आने के बाद जो दहशत फैली है सारी दुनिया में, स्पेशली चाइना के अंदर। सो ट्रंप हैज अनाउंस्ड दैट 60% ड्यूटी इंपोज करेंगे हम चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो भाई वहां तो फिर बेचना मुश्किल हो जाएगा। और टेस्ला, इलॉन मस्क भी ट्रंप के साथ ही हैं, आपको पता है, बल्कि उनको तो अब गवर्नमेंट के रोल में एडवाइजरी रोल भी दिया जा रहा है वहां पे। तो वहां पर तो टेस्ला से कंपीट करना पड़ेगा। अब इंडिया में क्या है, इतनी अगर ड्यूटी हम इंपोज नहीं करते हैं तो इंडियन मार्केट ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो इट इज द नीड ऑफ चाइना एज वेल कि वो इंडिया से बेहतर रिलेशन रखें। तो बस एक चीज, ट्रंप 60% ड्यूटी ऑन देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लियर। इसके अलावा और क्या क्या है पॉइंट, जो सोलर मार्केट में डोमिनेंस है चाइना का, तो दुनिया भर का लगभग 80% जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो फिर सोलर मार्केट के लिए भी इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं है। लाइक वी आर हैविंग अबंडेंस ऑफ सन अवेलेबिलिटी, वी आर हैविंग द नीड ऑफ एनर्जी एज वेल, और ट्रांजिशन में भी हम लोग लगे हुए हैं, वो भी सामान सब इनको यहाँ पर बेचना है। तो इट इज मोर अ नीड ऑफ कमर्शियल थिंग्स, इट इज मोर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक नीड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिक अंडरस्टैंड करते रहिए, ये तो अब चलती रहेंगी चीजें, डेवलपमेंट्स नोट करनी होंगी आगे जाके। ओके, इलेक्शन टुडे, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े booked under having cash 9.93 lakh कैश। बताओ ये कोई रकम हुई? 9 लाख पे पकड़ लिया यार आपने, है ना? कोई करो ना कि 90 करोड़ 900 करोड़ पकड़ा। ट्रिपल इफेक्ट यार, मतलब पीनट्स, नॉट इवन पीनट्स। तो कुल मिला के बात यह है कि इस वक्त पोलिंग चल रही है, जिस वक्त हम ये क्लास कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में पोलिंग चल रहा है, झारखंड में भी है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में बाईपोल्स भी हो रहे हैं। जैसे यू बिलोंग टू पंजाब, तो पंजाब में कहाँ कहाँ इलेक्शन आज? जिमनी बाई इलेक्शन, जिमनी चोण नहीं कहने वीरे, नहीं जलंधर नहीं है, अंदर हो गया। ठीक है ठीक है। एक तो राजा वड़िंग इतना फेमस सारे सोशल मीडिया ते छाया पंजाब दे, गिदड़बाहा इज देयर, ठीक है, देन बरनाला इज देयर, डेरा बाबा नानक इज देयर, एंड छब्बेवाल इज देयर। ठीक है, वो इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बाई इलेक्शन कौन ही एग्जाम में पूछ रहा है, तो बाई इलेक्शन भी साइड में चल रहे हैं, क्लियर। तो महाराष्ट्र को लेके बहुत रिपोर्टिंग है भाई रीजनल पेज के ऊपर, वो सब नहीं पढ़ना होता। नोबडी विल आस्क यू इन पंजाब PCS अबाउट महाराष्ट्र इलेक्शन, और UPSC यार हर 2 साल पे यहाँ पे स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर वो डिटेलिंग नहीं पूछने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड नोट कर सकते हैं, जैसे नीरजा चौधरी मैम ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेके आज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी एक एक आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन आपके खानदान हावी हैं, जिसको परिवारवाद की राजनीति कहते हैं। क्या सो सिंपल गेम ये है सर कि क्या हुआ है कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तावड़े साहब, तो इनको कैश के साथ अरेस्ट किया गया है। तो कैश that was allegedly meant to be distributed among voters, वही जो वोट के वक्त नोट बांटते फिरते हैं। सिंपल सी खबर है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसकी, वो हमारे किसी काम का नहीं। ओके, देन पुतिन विल विजिट इंडिया, वी आर फाइनलाइजिंग द डेट्स, क्रेमलिन, ऑल आइज ऑन इंडिया। पिछले टाइम या 5 सालों में 2 मीटिंग हो चुकी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पुतिन के बीच में ऑन अनदर अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर। तो फाइनली अब रशियन साइड से आया कि पुतिन इज कीन टू मीट नरेंद्र मोदी इन इंडिया स्पेशली, और बस अब हमें डेट फाइनलाइज करनी है। सिर्फ इतनी खबर है। क्या एजेंडा होने वाला है मीटिंग का, किस किस क्षेत्र में बात होगी, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो जब मीटिंग होगी तब हम नोट कर लेंगे चीजों को। ओके, देन एसपी फेल्स टू क्लियर ड्यूज, हाई कोर्ट अलाउज पावर फर्म टू ऑक्शन हिमाचल भवन। 64 करोड़ रुपए का मसला था जो अब 150 करोड़ पे पहुंच चुका है। अगेन जस्ट न्यूज आइटम, सुन लीजिए, देख लीजिए कि आपकी गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नेंस में क्या क्या हो रहा है। ओके, सो बेसिकली गेम क्या थी कि एक आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था एक कंपनी के फेवर में। सो देयर इज सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, एक प्राइवेट फर्म है, तो डैम वगैरह बनाते हैं, जो बिजली के प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है।
उनके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। अब हिमाचल में क्या हुआ कि साल 2009 में इस कंपनी को लाहौल स्पीति में चिनाब रिवर के ऊपर एक 320 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया था। तो हिमाचल ने इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, इनको दे दिया वो ठेका कि आप यहां पर 320 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट लगा लीजिएगा। क्लियर? और उसके बाद जब ऑक्शन किया तो इनसे 64 करोड़ रुपीस डिपॉजिट भी करवाए। इन्होंने 64 करोड़ रुपीस अपफ्रंट प्रीमियम डिपॉजिट कर दिया। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें यह था कि इस प्रोजेक्ट को लगाने में जो है स्टेट गवर्नमेंट असिस्ट करेगी। ठीक है, तो दे विल असिस्ट लाइक रिक्वायर्ड रोड कंस्ट्रक्शन है सर, वहां पर लाहौल स्पीति में इतना रोड वगैरह नहीं है। अब इनके हैवी इक्विपमेंट जाएंगे तो इनको रोड्स चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल के हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को वहां पे रोड्स बना के देनी थी, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जिसके बाद ये वहां पर प्रोजेक्ट बना पाते। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बेसिक फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की नहीं। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया। तो ये कंपनी डैमेजेस क्लेम करने के लिए आर्बिट्रेशन का रूट अपनाया इन्होंने। पहले आप ट्रिब्यूनल्स में केस फाइल करते हैं। तो अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल ने कहा कि ठीक है भाई, गवर्नमेंट की बेसिक फैसिलिटी ना होने की वजह से प्रोजेक्ट नहीं बन पाया, आपने 64 करोड़ रुपए रखा हुआ है। तो बोले ठीक है, 7% प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ ये 64 करोड़ रुपए वापस कीजिए। अब हिमाचल गवर्नमेंट को ये 64 करोड़ रुपीस विद द इंटरेस्ट वापस करना था। ये किया नहीं इन्होंने। मसला 2009 से चल रहा है, इंटरेस्ट कपल्ड होता चलता है बड़ी रकम पे, और ज्यादा रकम होती चली जाएगी। अल्टीमेटली इस वक्त अब इस कंपनी का क्लेम है कि इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, ओवर डिलेज के साथ, और ऊपर से जो हमें लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना पड़ा है क्योंकि हाईकोर्ट गए, महंगे महंगे वकील करने पड़े, तो सर 150 करोड़ रुपया दो जी हमारा। उस वक्त दे देते तो उन्हीं का 64 करोड़ वापस करना था विद इंटरेस्ट, नहीं दिया। अब 150 करोड़ रुपए दीजिए। गवर्नमेंट, अब हाईकोर्ट ये लोग गए तो हाईकोर्ट ने भी कहा ठीक है 150 करोड़ रुपए बनता है, वापस कीजिए। हिमाचल गवर्नमेंट ने पे नहीं किया। अब कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली में जो हिमाचल भवन है, पिक्चर ऑफ इट, दिस इज एक लग्जरियस बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, जैसे होते हैं है ना कैपिटल सिटीज के अंदर, लाइक कर्नाटक भवन, दिस भवन, हैदराबाद भवन एंड ऑल दैट थिंग। तो बोले ठीक है, क्योंकि हिमाचल सरकार पैसा नहीं दे रही है, अटैच करो। और फिर जो कंपनी है वो इसकी ऑक्शन कराए और 150 करोड़ रुपए अपना वसूल कर ले। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕੋ ਕੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਕਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट। और जो एडवोकेट जनरल हैं हिमाचल से, उन्होंने कहा नहीं ये तो रेगुलर अफेयर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वी आर गोइंग इनटू अपील। तो इसके बाद वो लोग अपील ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो नोबडी विल आस्क दिस थिंग, बट आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ भी हो जाता है, कोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट भी अपने केसेस हारती हैं। क्लियर है यहाँ तक? या फिर कहीं आप लिख रहे हो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, लोकलाइज लेवल पे, तब कोई ऐसा एग्जांपल याद आ जाए तो आप साइट कर सकते हैं कि अगर ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो यार आज एक बिल्डिंग बिक रही, कल को 10 बिकेंगी, गवर्नमेंट वुड बी बैंकरप्ट। क्लियर? ओके, देन वी कम टू बीएसएफ इंटरसेप्ट 25 पाक ड्रोन्स इन 10 days, 225 डाउन दिस ईयर। सिर्फ नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खबरों में रहता है, आप पंजाब पेपर दे रहे हो तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। और आईआर, डिफेंस सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, उस सबसे रिलेटेड ये चीज है। तो वी नो कि पाक साइड अब ड्रोन्स भेज रहा है इधर बहुत ज्यादा। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज द फर्स्ट सीएम जिन्होंने खुद ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट की थी। उन्होंने सेंट्रल अथॉरिटीज से भी इसके बारे में मीटिंग करके इन्फॉर्म किया था कि सिक्योरिटी वॉलेटाइल है सर, अब ये एडवांस इक्विपमेंट लाइक ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। क्यों आते हैं ड्रोन्स इधर पाकिस्तान साइड से? ड्रग्स। ओके ओके, किस साइड में इंटेंसिटी है इसकी? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? ओके ओके ओके, तरन तारण, गुरदासपुर। ओके ओके, सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में इंटेंसिटी है इसकी? ओके, एज पर द न्यूज़पेपर इट इज तरन तारण, एज पर द न्यूज़पेपर। बाकी मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है। ओके, सो जस्ट क्विकली लाइक कि इस साल अब तक 225 ड्रोन ऐसे शूट डाउन किए गए हैं। ठीक है, और पिछले 10 दिनों में
25 ड्रोन ऐसे इस तरफ आए हैं. जस्ट टू रिआइट्रेट, चाइनीज मेड ड्रोन है ज्यादातर ये, और क्या क्या कैरी करते हैं? इट इज द ड्रग्स, इट इज आर्म्स एंड एम्यूनिशन एज वेल, एंड फेक करेंसी. तो 3 चीजें नोट कर लें. सिर्फ ड्रग्स नहीं आ रहा है उधर से, वेपन भी आ रहा है और साथ में फेक करेंसी भी आ रही है. डिमोनेटाइजेशन हमने जो की थी उसका एक टारगेट ये था कि फेक करेंसी खत्म की जा सके, उन्होंने छाप ली, फेक करेंसीज भी आ रही हैं. क्लियर? चलिए 3 चीजें नोट हो गई हैं. देन इट इज लार्जली द बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब. इट इज अबोहर, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट. इंडियन एक्सप्रेस वालों को अभी फाजिल्का के बारे में पता नहीं है बेचारों को, इन्हें क्या पता कहाँ कहाँ. ठीक है जी. एंड दे हैव कोटेड दैट तरनतारन ये सबसे ज्यादा इंटेंसिव है. ठीक है. ओके ओके चलिए. Defense to space, India and Italy announced 5-year action plan, and this is the most important picture of today. So, joint strategic action plan है 2025 से 29 तक का. G20 समिट रियो डी जेनेरियो में चल रही है इस वक्त. उसी की साइडलाइन पे इंडिया और इटली की मीटिंग होती है, होनी ही थी, मौका मिले तो मिलना चाहिए. और फाइनली फिर कहा चलो कुछ काम करते हैं. नाउ दिस इज समथिंग टू इम्पॉर्टेंट. ओके, इसको आप नोट भी कर लें प्लीज. सो प्लीज राइट इट डाउन. 5 साल के लिए एक्शन प्लान है, जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 29. ओके, पिछले 2 सालों में इंडिया और इटली के हेड ऑफ गवर्नमेंट की 5वीं मीटिंग है ऑन डिफरेंट साइडलाइंस. ठीक है, वो तो कहाँ कहाँ मिले वो नोट करने की जरूरत नहीं है. प्लीज राइट अबाउट डिफेंस. क्या करने वाले हैं हम? India and Italy obviously holding joint defense consultative meetings. India and Italy holding joint defense consultative meetings, joint staff talk on yearly basis, especially joint interactive framework on Indo-Pacific region. Second, economic cooperation. Economic cooperation, promoting industrial partnership, technological centers, mutual investments, especially in automotive and semiconductors. And please underline semiconductors. Semiconductors, infrastructure. Then you make heading connectivity in maritime and land infrastructure. Maritime and land infrastructure. Also in the framework of India, Middle East, Europe Economic Corridor. Then comes the science and innovation. In the emerging technologies, forging technology, value chain partnership. In telecom, artificial intelligence, digitalization of service. Space, better collaboration between ISRO and Italian Space Agency, better collaboration between ISRO and Italian Space Agency. Earth observation, heliophysics. Heliophysics is the study of sun. Heliophysics and space exploration. Migration and mobility. This is to promote legal migration, especially Indian health professionals. To pursue career in Italy. तो वीजे खुलने वाले हैं भाई, इन्फॉर्म कर दो पिंडा च. तो जिन्होंने ANM वगैरह का कोर्स किया हुआ है, future opportunities are there.
Then comes energy transition. Lastly, energy transition, strengthening the global biofuel alliance and international solar alliance. देखिए होता है कि जब भी कोई ऐसी मीटिंग होती है तो हम कहते हैं हाँ मीटिंग हो गई है, दिस दैट, मतलब जनरल। आपके पास 4 से 5 पॉइंट फॉर्म में जरूर होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए यार इस सेक्टर में, है ना। तो जहां आप जनरल आंसर राइटिंग कर रहे हैं वहीं पे आपके 2 पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ आ जाएगा टेक्निकल का, तो इट एनहेंसेस योर आंसर क्वालिटी। तो कुछ ना कुछ इस तरह का नोट, चाहे जितना लिखा है इसमें से चाहे आप 7 लाइन याद कर लीजिए, 5 लाइन याद कर लीजिए, वो क्वालिटी दे देगा। क्योंकि मीटिंग तो चलती रहती है, हर एक का सेपरेट याद करके मैं रिप्लेस कर पाऊँ, बट कम से कम अब कितना हुआ, जैसे आज इंडिया इटली के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, तो फिर ये 4-5 चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए कि यार 2029 तक का हमारा एक फ्रेमवर्क है इनके साथ। क्लियर? ओके। इज ब्लड थिकर देन पार्टी आइडियोलॉजी? व्हाई परिवारवाद थ्राइव्स इन महाराष्ट्र? सी एक वर्ड बड़ा आजकल सराउंड कर रहा है, गिग पॉलिटिशियंस, है ना। ये पढ़ा होगा आपने न्यूज़पेपर के अंदर, जशन सर बता भी रहे थे मुझे। सो बेसिकली ये इंस्पायर्ड है गिग इकोनॉमी से। तो यू नो व्हाट इज द गिग इकोनॉमी? कि ट्रेडिशनल मास्टर सर्वेंट रिलेशन के अंदर नहीं, फ्रीलांस जॉब की जा रही है, तो कहीं भी करें, है ना। और गिग इकोनॉमी बड़ी होती चली जा रही है, स्पेशली जब आपकी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो गिग इकोनॉमी बड़ी होनी है। तो ऐसे ही ये टर्म अब इंडियन मीडिया ने यूज़ किया अबाउट द पॉलिटिशियंस। ये बेसिकली है कि पार्टी आइडियोलॉजी नहीं, कोई भी अपने पर्सनल करियर को ग्रोथ देने के लिए इन पॉलिटिक्स, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, कहीं से भी पार्टी छोड़ के कहीं भी चले जा रहे हैं। तो एक तो वो फिनोमेना चल रहा है। अब दूसरा, यहाँ पर नीरजा चौधरी मैम ने लिखा है, ये पिछले 11 साल से लोकसभा को कवर भी कर रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड जर्नलिस्ट हैं अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ इज ब्लड थिकर देन द पार्टी, यहां पर बात आ रही है परिवारवाद की। क्या पार्टी से ज्यादा, आइडियोलॉजी से ज्यादा हमारे यहां पर जो पॉलिटिशियन फैमिलीज हैं उनका जुड़ाव ज्यादा है वोटर्स के साथ। लाइक एक ये चीज कि कोई एक लीडर है, अब वो बहुत टाइम से एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, तो हम उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी उसकी वही होगी, लेकिन अचानक वो छोड़ के कोई और पार्टी का ज्वाइन कर लेते हैं विच इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द पेरेंट पार्टी। लाइक बीजेपी की आइडियोलॉजी कुछ और है, कांग्रेस की कुछ और है, और कोई बीजेपी वाला छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ले, या कांग्रेस वाला बीजेपी ज्वाइन कर ले। क्लियर? तो फिर बोले यार उसका वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है। मतलब या तो वोटर उसको रिजेक्ट कर दें कि पिछले 25 साल से भाई आप पार्टी के अंदर हो, हम इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, लेकिन फिर ये देखा जाता है कि जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो भी उनके साथ शिफ्ट कर जाएगा। तो इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिशियंस आर शिफ्टिंग, इवन पीपल दे पे देयर लॉयल्टीज टू सम फैमिलियल लाइन्स। क्या और अभी चल रहा है पंजाब के अंदर भी काफी, सुखबीर बादल साहब का इस्तीफा हो गया ना, ऑल दैट थिंग हो गया, तो आपका कुछ कहने के थे यूज कर लेने वर्ड के ट्रेडिशनल अकाली वोटर है, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਲ ਫੈमिली ਨਾਲ जुड़े हुए ਨੇ। क्लियर? समझा गई गल? तो वही इसके अंदर बेसिकली, अब इसमें भाई सारा पॉलिटिक्स है बेसिकली। तो दिस इज जस्ट फॉर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन दिस, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें बेसिकली सारे महाराष्ट्र के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, स्पेशली द डायनास्ट पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल खानदान, उनका ब्यौरा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक अबाउट द ठाकरेस, तो भाई एक तो ठाकरे हैं, तो उनका ब्यौरा दिया कि कैसे बाला साहब ठाकरे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे अपने बेटे को चुना, उद्धव ठाकरे को, लेकिन उनका एक भतीजा भी था जो है अभी, मतलब बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर, राज ठाकरे, उनको नहीं चुना, उन्होंने अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो अल्टीमेटली उनका वोटर इसी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, तो पॉलिटिक्स तो उसी खानदान में रही, डेमोक्रेटिक राइज ऑफ लीडर्स तो नहीं हो रहा है। देन दे टॉक अबाउट पवार्स, तो शरद पवार हैं, उनके भतीजे हैं, अब वो पार्टी छोड़ के अलग जा चुके हैं, फिर उनकी आगे बेटी इलेक्शन लड़ रही है, किसी की वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, तो अल्टीमेटली चाहे बाइफरकेट कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सियासत किसके हाथ में है? वो इन्हीं खानदानी पॉलिटिशियंस के हाथ में है। देन दे टॉक अबाउट, अच्छे रीजन वाइज है,
मतलब नीरजा चौधरी स्टैब्लिश के महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक पॉलिटिकल खानदान बैठा है, वही वहां से जीत के आ रहे हैं. देन दे टॉक अबाउट देशमुख्स. आप जानते हैं वो हीरो भी हैं, एक एक्टर हैं रितेश देशमुख. तो उनके फादर साहब विलास राव देशमुख वो भी सीएम रह चुके हैं. रितेश देशमुख पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, लेकिन उनके भाई वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ट्रेडिशनल सीट पे उनको वोट पड़ रही है. क्लियर. देन दे कम्स टू चौहान्स. तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके क्या कर रहे हैं कि सर हर जगह पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इन्हीं खानदानों से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं. देखिए अगर आप थीम समझें, इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक बड़ा चैलेंज क्या है. चलिए तो सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक बड़ा चैलेंज थियरिस्ट मानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, ऑर्गेनिक लीडर्स नहीं है अब आने वाले टाइम में हमारे पास. मतलब इस वक्त जो सेटल्ड लीडर्स हैं, जिनको आप सेटल लीडर मानते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो नेशनल लेवल पे हो, कुछ नाम बताएं लीडर्स का. एनीवन? स्टेट भी हो या सेंटर हो, बताइए आप. चलिए नेशनल लेवल, गडकरीज, उनका भी अपना पॉलिटिकल प्लॉट है. और शिंदे साहब, महाराष्ट्र चले गए आप, उससे बाहर निकलिए. एक पंजाब युगम सुखबीर सिंह बादल, उत्तर प्रदेश युगो अखिलेश यादव, देन बिहार युगो तेजस्वी यादव, बिहार में ही चिराग पासवान. ठीक है जी. इवन आप जाइए साउथ के अंदर, एम.के. स्टालिन. ठीक है जी. उदयनिधि स्टालिन. आप आ जाइए वहां पर जहां पर चाहे खुद का ब्लड लाइन से कोई नहीं है, बेटे बेटियां नहीं है, बट यू कॉल ममता दीदी एंड यू कॉल मायावती मैम. इन्होंने आगे प्रमोट किसको किया है? लाइक दोनों विद ड्यू रिस्पेक्ट नॉन मैरिड, तो खुद के बेटे बेटियां नहीं है. क्लियर. लेकिन जब पार्टी की कमान हैंडओवर करने के बारे में बात आई है, दोनों अपने भतीजे को हैंडओवर कर रहे हैं. आकाश आनंद इन यूपी एंड बैनर्जी, आई जस्ट फॉरगॉट द कंप्लीट नेम, वो अपने भतीजों को दे रहे हैं. तो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर क्या है, देखिए कि जो लीडर्स आप मान रहे हैं, या अगर मैं यंग लीडर्स के नाम पूछूं, तो ज्यादातर, आई एम नॉट टॉकिंग 100%, बट मेजॉरिटी दे कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली. और जब मैं ऑर्गेनिक लीडर की बात कर रहा हूं, अच्छा इनके क्रेडिट में है क्या? एज ए पॉलिटिशियन इनका सबसे लार्जर क्रेडिट ये होता है कि ये फलां के बेटे हैं, फलां के भतीजे हैं. या कई जगह तो है ना, लाइक दैट प्रियंका गांधी, कि उसकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिलती जी. रवनीत बिट्टू, एग्जैक्टली. मेजॉरिटी ये फिनोमेना देख रहे हैं. अब ऑर्गेनिक लीडर वो होता है जिसने खुद कोई मूवमेंट लीड की हो, लोगों के लिए संघर्ष किया हो, है ना, कोई रिफॉर्म लेके आए और फिर वो लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं. इन लोगों ने नहीं किया संघर्ष, इनको तोहफे में मिली हुई है सब चीजें. तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आगे आने वाले टाइम में जब ये ओल्ड पॉलिटिशियंस रिटायर होंगे, गडकरी साहब जाएंगे, मोदी साहब चले जाएंगे, और कुछ लोग जाएंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया का फेट इन्हीं लोगों के हाथ में होगा. अब ये चाहे गवर्नमेंट में बैठे हैं चाहे ऑपोजिशन में बैठे हैं, बट दे विल बी द इंचार्ज ना. आपके पास सर ऑर्गेनिक लीडर्स की कमी हो जाएगी. गॉट माई पॉइंट. तो ये सारा आर्टिकल बेसिकली उसी से लीड करता है. तो वन, इसके अंदर महाराष्ट्र का नेशनल लेवल पे हमने डिस्कशन कर लिया. क्लियर है यहां तक? ओके. तो अलग अलग जगह बताया गया, जैसे है ना कि भाई कहीं पर कुछ लाइक पूरे देश में कोई 1200 परिवार ही हैं बस जो सारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके. देन वी मूव टू अपैथी इन द एयर सिस्टम. नाउ अगेन एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर बात चल रही है सारी की सारी. काफी डेटा वगैरह आप लोग लिख चुके होंगे आई बिलीव. शुरुआती दौर में तो बहुत सारा डेटा आता है, नवंबर में खासकर रिवाइज डेटा आए हैं, तो उसी चीज के ऊपर बात कर रही है. एक तो क्राइस का ये है कि डिस्पाइट इट्स टोल, व्हाई बैड एयर इज नॉट एन इलेक्शन इशू. इस वक्त वाकई सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है ना. देयर आर रिपोर्ट्स दैट इफ यू ब्रीदिंग इन द एयर ऑफ दिल्ली, देन इट इज इक्वलिंग स्मोकिंग 36 सिगरेट अ डे. वहां पर सिर्फ खुली हवा में सांस लेना 36 सिगरेट पीने के बराबर है इन 24 आवर्स. तो जब इतना डीप इशू, एंड जस्ट थिंक अबाउट द चिल्ड्रंस, ओल्ड एज पीपल, वहां पर ज्यादा मार कर रही है चीज. जब इतना सिवियर आपका प्रॉब्लम है सर, तो ये इलेक्शन इशू क्यों नहीं है? क्यों सर? इमेच्योर पॉलिटी है, डेवलपिंग सोसाइटी है, ऐसे मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे. एनवायरमेंटल कंसर्न आर हाई इन यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई है.
अभी यार हमारे थोड़े ना धर्म वरम खतरे में है, पहले उससे बचा लें, है ना। कोई फ्री आटे दी गल करो, कोई फ्री बिजली दी गल करो यार, हवा एक ही होंगी है, छठो पर इमेच्योर पॉलिटी, इमेच्योर वोटर्स एज वेल, तो ये मुद्दे हाईलाइट नहीं होंगे। क्या अब मेन चीज तो वही है, इसके अलावा क्या है, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि सर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डीप है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुअर पॉलिसी इसका रूट कॉज है या कुछ और इसका रूट कॉज है। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि देखिए स्टबल बर्निंग को बहुत ज्यादा इसके लिए इल्जाम दिया जाता था। अगर आप 2 साल पहले चले जाएं तो एक ही रीजन होता था कि जी स्टबल बर्निंग हो रही है, तो सारा इल्जाम उठा के फार्मर्स पे डाल दीजिए। लेकिन अब जो नई स्टडीज आ रही हैं उसमें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि किस सेक्टर का कितने % उसमें योगदान है बैड एयर क्वालिटी के अंदर, कौन कौन सा सेक्टर कितने टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है। बट अब स्टडी क्लियर करने लग पड़ी है कि दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। लाइक एक प्राइवेट सर्वे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोट की गई थी, तो उसमें तो ये एस्टैब्लिश किया गया कि स्टबल बर्निंग ओनली कॉन्स्टिट्यूट 4 to 5%, रेस्ट और फैक्टर्स हैं सर आपके। तो पहली बात तो आर्टिकल में भी लिखा है अभी क्लैरिटी नहीं है कि किस सेक्टर से कितना आ रहा है, बट द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, देन योर व्हीकलर एमिशन, कितना व्हीकल चल रहा है, कितना डीजल इंजन व्हीकल चल रहा है, तो उन सब के पाइप से जो चीजें निकल रही हैं वो सब टॉक्सिन। इसके अलावा वेस्ट, बायोमास बर्निंग, हर शहर के आसपास आज भी एक कूड़े का ढेर है जो 12 महीने चलता रहता है, तो वहां से सर जो आपके पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिटीज ज्योग्राफी एंड ऑल दैट थिंग, तो मल्टीपल इश्यूज हैं यहाँ पर। इसके अलावा सर क्या है, हम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक भी करते हैं, मतलब हजार्डस लेवल कहता है WHO, लेकिन हम WHO के पैरामीटर पे अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाते ही नहीं है, तो हम सिवियर वगैरह दिखा देते हैं, मतलब जितनी सिवियर हो सकती है उतना हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के सर्वेज में शो नहीं हो रहा है। क्लियर यहां तक? ओके, देन इट कम्स टू द हुआ क्या, पॉलिटिक्स। जैसे ही इस बार शुरू हुआ ये सब पोल्यूशन, तो जो दिल्ली की CM है आतिशी मारलेना, उन्होंने सेंटर को ब्लेम करना शुरू किया, सेंटर ने उठा के दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम किया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस इशू किए, बस मैटर सबसाइड है। और हर साल ऐसे ही चलता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दीजिए, तो पॉलिटिक्स उसको ठीक से टैकल कर नहीं रही है। क्लियर है यहां तक? ओके, देन यू मूव टू this is all the politics about the air quality index we chose. Now this is something to have scientific approach. Now यहाँ पर राइटर ने खुद लिखा है कि यार ये आर्टिकल लिखते वक्त मुझे पिछला साल याद आ रहा है जब मैंने 8 दिसंबर को 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था, तो सेम रहा ट्रैक, बोले कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वही सिचुएशंस अब भी हैं। इंटरनेशनल मीट्स अलग अलग जगह पर चल रही हैं, COP29 सेकेंड वीक में एंटर कर चुका है बाकू के अंदर, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं ये लगातार गुहार लगा रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी से दूर होइए, और हम लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिवियर प्लस एयर क्वालिटी में एंटर कर रहे हैं। लेकिन इस सब कॉल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। आज एक और आर्टिकल चाइना के ऊपर बहुत अच्छा है, वो और एक बिगर पिक्चर प्रपोज कर रहे हैं। ओके, देन वी कम, तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली क्या है कि यार एक राय है कि एक तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप बना रहे हैं ये थोड़ा साइंटिफिक बेस पे हो, और मोर पैरामीटर्स होने चाहिए कहीं पर भी एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। अब इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि यार देखिए हुआ क्या इस बार, इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई कि अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स एज कंपेयर टू 2023 था उससे बेटर रहा। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब ने सोचा कि यार बहुत अच्छा, कुछ तो बदलाव आया और चीजें अब चेंज हो गई हैं। क्लियर? लेकिन जैसे ही नवंबर का फर्स्ट वीक खत्म होता है, नवंबर हिट्स वेरी हार्ड, पिछले साल से भी ज्यादा डिटीरियोरेट हो गया हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या अब ये सब की वजह क्या हुई? कुछ तो इसके अंदर डेटा दिया गया, जैसे नवंबर के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो मोर देन 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब चला गया, ठीक है जी। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 शो करता है वो होता है सिर्फ 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 400 के ऊपर होती है सिवियर। क्लियर? और सिवियर की कैटेगरी क्या है? 250 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और हम कहां पहुंच गए? डबल पे, 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन्वॉल्व है हवा के अंदर।
तो हम सीवियर में भी डबल डिग्रेडेड स्टैंडर्ड के ऊपर खड़े हैं। क्या एक इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर फिर ये बताएगी कि यार इस बार एक और चीज हुई है जो रिसर्चर के लिए आई ओपनिंग है, कि हम लोग स्टबल बर्निंग के लिए जो नेशनल लेवल पर डेटा यूज करते हैं वो हम नासा का सैटेलाइट यूज करते हैं, नासा की सैटेलाइट इमेज यूज करते हैं। हुआ है कवर ये? ओके ओके। तो हाँ, क्या गेम है उसके अंदर? ठीक है, वो जियो स्टेशनरी नहीं है, तो वो 24 घंटे में 2 बार गुजरता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसके थ्रू? हाँ जी, एक तो 24/7 उसके लिए करना पड़ेगा। दूसरा, इस आर्टिकल के अंदर रिपोर्टिंग ये है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे गुजरता है, तो किसानों ने वो टाइम पता कर लिया, उस टाइम पे जला ही नहीं रहे। बोले अब गुजरा है, अब जला दो, जब तक वापस आएगा तब तक दिखेगा ही नहीं। ये हम लोगों को पहली बार पता चला जब पोखरण में न्यूक्लियर ब्लास्ट के वक्त इंडियन साइंटिस्ट ने यूज किया था अमेरिकन सैटेलाइट से बचने के लिए। वो इमेजेस ना शोन हो, क्लियर? वो जॉन अब्राहम की मूवी में दिखाया भी गया। किसानों ने टेक्निक अपना दी, बोले ठीक है इसको जाने दीजिए। नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट। कितनी सच्चाई है वो नहीं पता है, क्लियर? तो इसमें दूसरा सजेशन क्या है सर? दूसरा सजेशन वही है कि हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है यूज करने चाहिए ये सारी मैपिंग के लिए। क्लियर है यहां तक? ओके। देन अनदर थिंग दे टॉक्ड अबाउट द वेदर कंडीशंस। तो भाई वेदर कंडीशंस भी इस तरीके की हैं कि एक डेटा इसके अंदर दिया गया है कि अगर वेदर कंडीशन उस तरह की हो, मतलब उस पर्टिकुलर लेवल का टेम्परेचर और विंड सपोर्ट के अंदर हो जो पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ चलती है, तो फिर 500 से लेके 1500 मीटर तक का जो आपका एनवायरनमेंट है यहां पर डेंस स्मोग इकट्ठा हो जाता है। और अगर 400-500 भी फायर इंसिडेंट हुए तो यहां डेंस फॉग हो जाएगा। क्या? तो फिर दिल्ली की खासकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करने में वेदर कंडीशंस का भी सपोर्ट है, जो हवाएं चलती हैं और वहां जाकर स्टैग्नेशन हो जाती है बैड एयर की। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, इट्स ऑल अबाउट दिस ट्रम्प्स आर्ट ऑफ डील। यार यूएस पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, पढ़े हैं आपने इसको लेके आर्टिकल्स? कुछ ठीक है। देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखने लग जाते हैं न्यूज़पेपर, वो ऐसा नहीं कि सब हमारे काम का है। तो इट इज़ लाइक कि अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई नई चीज़ बताई गई तो हम नोट डाउन कर लेंगे, अदरवाइज इट्स अ रेगुलर अफेयर। तो आज का जो आर्टिकल है दिस टॉक अबाउट अमेरिका एंड ट्रम्प्स ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी। तो बेसिकली ट्रम्प के साथ क्या चीज़ें हैं कि जो ग्लोबलिज्म है, लाइक आज तो इस हद तक लिखा है इस आर्टिकल के अंदर कि ग्लोबलिज्म कुड नॉट सर्वाइव ट्रम्प 2.0। ये ग्लोबलिज्म खत्म कर देंगे। ऑल्दो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ यू टर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? दिस इज बाउंड्रीलेस वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक, डिफेंस, सिक्योरिटी, कल्चरल आपके कॉन्टैक्ट होंगे, टाइज होंगे विद द कंट्रीज, फ्री मार्केट टाइप ऑफ थिंग। Clear? But फिर with the advent of this century and later on years, we see the U-turn of globalization in terms of Brexit. यूके बाहर हुआ यूरोपियन यूनियन से, वो भी ग्लोबलाइजेशन को धक्का पहुंचाने वाली बात थी कि यार हम नहीं, तुम डूबो, हम तुम्हारे साथ नहीं डूब रहे। देन ट्रम्प 1.0 में जब पिछली बार आए थे तब भी इन्होंने यूटर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए बात की थी, और इस बार फिर से और विगोरियस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन को कट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। नाउ क्या पॉलिसी है सर? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। लाइक जो एक बर्जियोनिंग बर्डन लेके पिछले लीडर्स चल रहे थे, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन लीडर्स को देखें तो एक तरह का वो अपने कंधों पे भार लेके चलते थे कि दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, और उसी के नाम पे उन्होंने दुनिया भर में वॉर्स भी छेड़ी हैं। लेकिन ट्रम्प एक ऐसे लीडर हैं जो बहुत अनअपोलोजेटिकली इस सारे बर्डन को उठा के एक तरफ रख देते हैं, और ये कहते हैं कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं, दुनिया भर का ठेका हमने नहीं ले रखा, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो अमेरिका को फायदा पहुंचाती है। तो जितने भी ऐसे पुराने रिहॉट्रिक चले आ रहे हैं, कंसेप्ट हैं लाइक लिबरल इंटरनेशनलिज्म, अमेरिकाज ग्लोबल लीडरशिप, रूल बेस्ड ऑर्डर, मल्टीलेटरलिज्म, इन सब को शेड अवे करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं भाई अमेरिका के हक में जो बात हुई,
और इनकी फिर एक फेमस बुक है 1987 में इन्होंने लिखी थी, द आर्ट ऑफ डील। तो ट्रम्प का ये है कि चाहे आपके अलाइज हैं चाहे आपके दुश्मन हैं, सबसे डील करो यार, और डील में जो भी आपके फेवर में है वो कट करना शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं कि बहुत खराब बात है, आप दुश्मन से भी तो एंगेज करते ही हैं। इंडिया नहीं कर रहा क्या? अभी तो हमने देखा कि हम चाइना के साथ दोबारा अपने रिलेशंस बहाल करने जा रहे हैं। तो यू हैव टू डील, हर किसी के साथ डील कीजिए। और यहां पर गेम ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि ये ग्लोबल डील्स में नहीं बिलीव करते, इंडिविजुअल डील। यार रशिया आओ बैठो, हम देखते हैं हमारे क्या इंटरेस्ट है। नॉर्थ कोरिया आओ बैठो, हम देखते हैं हमारे क्या इंटरेस्ट है। क्या? तो इनकी इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि ये जो भी लॉफ्टी आइडियाज है ना कि अमेरिका की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लीड द वर्ल्ड, ये इन सब से खुद को फ्री कर लेते हैं। भाई बोले जो हमारे हक में है हम तो वो करने वाले हैं। क्या? देन इट कम्स टू लाइक कुछ अमेरिका के अंदर भी कुछ चीजों को लेकर सस्पिशंस है, जैसे डिफरेंट इश्यूज पे क्या होने वाला है। जैसे इजराइल को लेके ओपन सपोर्ट है इनका कि ठीक है भाई, इजराइल को हम ओपन सपोर्ट दे रहे हैं और आप हमस से या फिर जो हिजबुल्ला ग्रुप है इनसे डील कीजिए, तो हम अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देंगे। लेकिन साथ ही में फिर गल्फ कंट्रीज से भी कोऑपरेशन की बात करते हैं कि यार मैं गल्फ से भी कोऑपरेशन करूंगा, तो वो ज्यादातर इस्लामिक वर्ल्ड है। तो इनकी वही फिलॉसफी कि यार गल्फ वालों के साथ बैठेंगे, वो कहेंगे लेबनान वाला इशू छोड़ो ना, बाकी भी तो कुछ इंटरेस्ट है, आओ उनके ऊपर बात करते हैं। क्लियर? देन सेम विद रशिया यूक्रेन वॉर। तो वहां ये तो पहले ही कह रहे हैं कि अगर मैं आया तो मैं पुतिन से मेरी अच्छी दोस्ती है, आई विल एंड द वॉर। तो वहां पर भी डील क्या कट होने वाली है, दिस इज टू सी। देन इट कम्स विद लाइक अगेन सम ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, वेयर इट इज, जस्ट अ सेकेंड, there are some names like Nikki Haley and all that thing. अब एक और चीज यूएस के अंदर चल रही है कि ट्रंप के आने से रशियन असेट्स वापस आ जाएंगे। मतलब कुछ प्रो रशियन माने जाते हैं यहाँ पे लीडर्स, ठीक है, या कुछ लीडर्स को कहा जाता है वॉर मॉन्गर्स या इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी वाले। मतलब एक तरफ तो ट्रंप साहब कहते हैं कि यार ट्रंप एक किरदार बहुत पैराडॉक्सिकल भी है। जैसे इसी आर्टिकल के अंदर लिखा है कि यार अमेरिका को एडमिनिस्ट्रेशन को एक और चीज से डील करना पड़ेगा कि ट्रंप किस वक्त उठ के क्या बात कहते हैं ये कुछ नहीं पता लगता। लाइक पिछले टेन्योर में आप देखें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रंप वाज थ्रेटनिंग टू बॉम्बार्ड द पाकिस्तान एंड द नॉर्थ कोरिया, और वो सारी न्यूज चल रही थी तब के नॉर्थ कोरिया ने कहा कि किम जोंग उन ने कि मेरे टेबल पे न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन है, मैं प्रेस कर दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरी टेबल पे तुझसे भी बड़ा बटन है, मैं प्रेस कर दूंगा। इंडियन मीडिया एंड ऑल दैट थिंग। तो एक तरफ आप थ्रेट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे, और अचानक विद इन डेज इमरान खान को रिसीव कर रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, एंड डोनाल्ड ट्रंप बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू पुट फुट ऑन नॉर्थ कोरियन सॉइल। वहां जाके मिला है उनसे। तो बड़ा पैराडॉक्सिकल है। बोले कुछ नहीं पता कि किस वक्त डील चाहिए भाई। पहले धमकियों की थी, बाद में कुछ और डील मिल गई, तो काहे की धमकी, आओ गले मिल लेते हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इससे भी डील करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? ओके, देन इट कम्स लाइक फ्यूअर पीपल लाइक माइक पॉम्पियो हैं, निकी हेली हैं, ठीक है। तो इनको अब नए एडमिनिस्ट्रेशन में की पोस्ट दी जाएंगी। इन लीडर्स को कहा जाता है वॉर मॉन्गर्स और डीप स्टेट्स के लीडर। वो हैं जो बहुत ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर बिलीव करते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाइए और वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन कीजिए। इसके अलावा देयर इज पर्सन सीनेटर मैक्रो रूबियो, इनको न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना रहे हैं। एक कांग्रेसमैन है माइक वॉल्ड्स, इनको एनएसए के तौर पे एडवाइस दिया गया है, अपॉइंट करेंगे, ठीक है जी। तो ये सब वो हैं जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो इस तरह के लोग अगर आएंगे तो पैराडॉक्सिकल अप्रोच आ जाएगा कि अमेरिका वाकई में क्या करना चाह रहा है और वो रियली में कर क्या रहा है। मतलब कथनी और करनी का जो फर्क है कि एक तरफ कह रहे हैं यार हमें दुनिया भर की वॉर में उलझने का कोई जरूरत नहीं है, हमने ठेका नहीं ले रखा, अननेसेसरी वॉर से बाहर निकलना है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं। बट सर जो आपके ऑफिसर्स हैं वो उनका इतिहास रहा है इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी का, वो लगातार मिलिट्री इंटरवेंशन करते रहे हैं। तो टोटल क्लैरिटी नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी। क्लियर है यहां तक? ओके, ऑल सिर्फ इतना हमें पता है तो काफी है। चलिए, डेज आफ्टर बिडेन्स नोट यूक्रेन फायर्स यूएस लॉन्ग रेंज मिसाइल inside Russia. We talked about Ukraine-Russia war.
1000 डे के अंदर एंटर कर चुकी है। 22 फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2024। ये होता है वॉर का कैरेक्टर। मतलब कुछ रिपोर्ट्स स्पुतनिक जो न्यूज एजेंसी जब उससे आई थी तो ये माना जा रहा था इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, 2 से 2.5 हफ्ते में कीव में जाके बैठ जाएंगे। ये रहा हशर, खिंच रही है वॉर बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न सपोर्ट एंड ऑल दैट थिंग। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बस 2 चीजें इसमें पकड़ेंगे। देखिए, हालांकि वो मिसाइल का भी आगे डिटेल इसके अंदर दी गई है। सो यूएस ने कुछ मिसाइल सप्लाई की थी यूक्रेन को, लेकिन अभी तक उनके यूज का सैंक्शन नहीं था। अब ये डिफेंस डील के अंदर होता है, या जब आप एड कर रहे हो किसी को तो डील के अंदर होता है कि भाई अगर हम ये वेपन आपको दे रहे हैं तो आप कहां कहां इसका यूज कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं। तो बिना उस सैंक्शनिंग के आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब हुआ ये था कि रशिया ने पहले ही थ्रेट कर रखा था, अगर वेस्टर्न पावर्स या यूएस अपनी वेपनरी को यहां डायरेक्ट यूज के लिए अलाउ करेंगे तो वी विल टेक इट, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं वॉर के अंदर, तो फिर हमें राइट टू डिफेंस मिलेगा और हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्लियर है यहां तक? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन कि जो बिडेन ने सैंक्शन दिया है, नोट दिया है कि आप हमारी जो स्पेसिफिक मिसाइल है लॉन्ग रेंज वो आप यूज कर लीजिए, और अब उसका यूज किया भी जा चुका है। क्लियर? इसके जवाब में पुतिन लोअर्स रशियाज थ्रेशोल्ड फॉर यूजिंग न्यूक्स। देखिए, जब से ये वॉर शुरू हुई है इंडियन मीडिया तो पता नहीं कितनी बार न्यूक्लियर वॉर करवा चुका है, उसका तो कोई अंत नहीं है कि बस कल बम गिरा लो। लेकिन अभी तक बिसाइड द थ्रेट्स कोई टेंजिबल चीज नहीं थी। तो थ्रेट होती है वर्बल, पाकिस्तान भी करता रहता है कई बार के, अभी तो चुप है वैसे, पर के हमने जो है ये बम, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, बम उर्स के मेले पे चलाने के लिए नहीं रखा है एंड ऑल दैट थिंग। हम भी कहते हैं हमने दिवाली पे नहीं रखा, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट व्हेन यू चेंज योर डॉक्ट्रीन, दैट इज समथिंग टेंजिबल टू नोट फॉर अस। तो अब इसके जवाब में हुआ क्या है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है यूएस की, तो अब उसको चेंज किया है इन्होंने। बेसिकली आई वाज जस्ट नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, दैट बिगेस्ट चेंज इज दैट Russia could consider a nuclear strike in response to conventional attack on Russia or ally Belarus that created a critical threat to their sovereignty or their territorial integrity. Please write it down. Now, Russia can consider a nuclear strike in response to a conventional attack on Russia or ally Belarus that created a critical threat to their sovereignty or their territorial integrity. एक कन्वेंशनल वॉर वाली जो बात है, ज्यादातर जो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है उनकी डॉक्ट्रीन में एक चीज लिखी हुई है कि नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर वो न्यूक्लियर नहीं यूज करेंगे। ज्यादातर लिखा हुआ है, जैसे इंडिया की भी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले यूज नहीं करेंगे भाई। और हमारी पॉलिसी में भी है कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके खिलाफ हम न्यूक्लियर नहीं यूज करेंगे। तो कन्वेंशनल वॉर होती है बिना न्यूक्लियर वेपन के आप लड़ रहे हो, जैसे अभी तक तो कन्वेंशनल वॉर चल रही है क्या। तो इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन में था कि अगर कन्वेंशनल वॉर भी, मतलब अब क्या है, अगर कन्वेंशनल वॉर हमारी सॉवरेनिटी को या हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट करती है तो हम न्यूक ऑप्स यूज कर लेंगे। तो दिस वेरी लोअर डिग्री। और इससे पहले क्या था, प्लीज राइट अर्लियर न्यूक्लियर वेपन्स, अर्लियर इन 2020 में इन्होंने बनाई थी पॉलिसी, रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन in case of nuclear attack by an enemy or a conventional attack that threatened the existence of the state.
अब वर्ड की डिग्री समझिए, पहले तो एक न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं कि हम पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो, और अगर दूसरा कन्वेंशनल अटैक भी हो रहा है, वो हमारी एग्जिस्टेंस को खतरे में डालता है। इतना सीवियर अटैक है कि अब हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, तो हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। अब क्या कर दिया इन्होंने, बोले अब अगर हमारी सॉवरेनिटी को भी चैलेंज कर रहे हो या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यार एक बम आगे गिरा मेरी जमीन पे, मेरी सॉवरेनिटी भी क्वेश्चन कर दिया आपने, दूसरा मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे खतरा, तो अब आप ज्यादा आसानी से न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं। रशिया इज हैविंग द लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएस और रशिया के पास, दोनों के पास मिला के 88% है। तो बाकी के पास इतना न्यूक्लियर वेपन नहीं है जितना इनके पास पड़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक? नाउ दिस इज समथिंग डेंजरस। मतलब इससे पहले 2 सालों में जब भी कोई न्यूज आई है तो मैंने नहीं उसको कवर किया है, बिकॉज थ्रेट वो वर्बल बात कोई बड़ी नहीं होती है, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये हम कहीं पे कोट कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो, कि भाई अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी गई है, दिस ऑन पेपर। चलिए, that UK farmers protest against tractor tax on inheritance, ये बस मुझे पर्सनली खबर लगी तो मैंने कर लिया कि सिर्फ इंडिया में ही किसान धरने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही ट्रैक्टर लाल किले नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पर भी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर इनके ट्रैक्टर्स पहुंच रहे हैं। तो बाकायदा यहाँ पर फोटो नहीं है, यहाँ पे चलिए देख लीजिएगा न्यूज़पेपर के अंदर, तो यहाँ के किसान बाकायदा वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट करके आए और वो ट्रैक्टर लेके गए थे। मुझे लग रहा है उन्होंने इंडिया वाली वीडियोस देख ली होंगी, उन्होंने किसान एंथम सुन लिया है। ठीक है जी, सब राचा बैरिकेड पीछे पाए हुए ने, जटनी पंजाबो है आए हुए ने। इवन छोटे छोटे बच्चों ने टॉय ट्रैक्टर लेके लंदन के बिग बैंग के पास प्रोटेस्ट किया है। तो अगेन वाइड स्प्रेड। ठीक है जी, यार एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन है कि पिछले 5 सालों से लगातार एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस सब जगह लागू है। यू कैन टॉक ऑफ जर्मन फार्मर्स, यू कैन टॉक ऑफ फ्रेंच फार्मर्स, यूके, इंडिया, एवरीवेयर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इज ओवर देयर। क्लियर? अब इस वक्त वजह क्या है सिर्फ वो पता होना चाहिए। सो बेसिकली यार एक तो जो लेबर गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने टैक्स इंक्रीज किया है, बहुत सारे सेक्टर पे टैक्सेशन किया है जिसकी मार मिडिल क्लास पे पड़ रही है, इन्फ्लेशन हाई जा रहा है। क्या? तो इंग्लिश इकोनॉमी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, पैसा इकट्ठा करना है सरकार को, तो डिफरेंट सोसाइटी, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एक इनहेरिटेंस टैक्स लेके ये लोग आए हैं। तो क्या है कि अगर कोई भी किसान है जो इनके बजट में अनाउंस हुआ इस बार, तो उसकी जड़ी भी जमीन है ना, पहली जड़ी आती है, सो अगर वो इनहेरिट करता है जिसकी कीमत 1 मिलियन पौंड से ज्यादा है, ठीक है जी, वर्थ मोर देन 1 मिलियन पौंड, तो उसको 20% इनहेरिटेंस टैक्स देना होगा 2026 से। लाइक मान लीजिए मैं किसान परिवार से आता हूं, तो इनहेरिटेंस तो पता ही है ना, दादापुर की जमीन आगे जाती है। तो अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूं एक ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जिसकी कीमत इन टोटलिटी 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा है, तो फिर मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां के किसानों का कहना है कि भाई हमारे पास इक्विपमेंट्स महंगे हैं, ठीक है, माना, लेकिन आप उससे प्रॉस्पेरिटी का मत लगाइए अंदाजा, हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं है। एंड अल्टीमेटली दे से कि फिर बहुत सारे लोगों को ये टैक्स भरने के लिए अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाएंगी। यू कैन रिलेट, जब हमारे यहाँ किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तो कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि जमीन खोई जाऊगी, जमीन जाऊगी हत्था, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो सिर्फ एक फैक्ट याद कर लीजिए, 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा की फार्मलैंड को इनहेरिट करने पे 20% टैक्स देना है 2026 से। दैट्स व्हाई इंग्लिश फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन लंदन। एनी डाउट? ओके, माइनर न्यूज और कुछ नहीं है। गाइडलाइंस फॉर इंसेंटिव्स वर्थ 2000 करोड़ फॉर EV चार्जिंग स्टेशन टू बी आउट सून। दिस वाज अनाउंस्ड अर्लियर। अब इसको एनरोल किया जा रहा है, जो PM ड्राइव स्कीम है। PM ड्राइव स्कीम क्या है मोटी माटी पता है आपको? हाँ जी, एनीवन? इसको लेके तो ये सारी रिपोर्टिंग पहले हो चुकी है, बस अब तो ये न्यूज आई है कि इसको एनरोल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की स्कीम है, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन द फैक्ट्स, हालांकि मैंने कई बार लिखवाया है क्लास में, फिर से लिख लीजिए एक बार।
पीएम ड्राइव का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? पीएम ड्राइव जो स्कीम है दैट इज जो मैं एक बार बता देता हूं फिर लिखवा देता हूं। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, क्लियर, अगर उनकी कीमत $35,000 से ज्यादा है, ठीक है जी, तो इस पे पहले ड्यूटी होती थी 100%। अगर 50 लाख की कार आपने खरीदी, आपको 1 करोड़ पे करना पड़ेगा, 100% ड्यूटी इसके ऊपर। अब पीएम ड्राइव स्कीम के तहत ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिनकी $35,000 से ज्यादा कीमत है, उस पर हम ये 100% ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं टू 15%। ये 15% हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट होगा। लेकिन इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनी, किसको बेनिफिट मिलेगा, कौन ये सस्ती बेच पाएंगी कारें? जो कंपनी इंडिया में लोकल फैक्ट्री लगाएंगी और $500 मिलियन यहां इन्वेस्ट करेंगी, उन कंपनीज को फायदा मिलेगा। सो सपोज इफ आई एम चाइनीज कंपनी BYD, इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत आ भी गई इंडियन रोड्स पर उनकी कार, ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडिया में एक लोकल फैक्ट्री लगा रहा हूं और $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरी जो $35,000 से ऊपर की कार है उन पे सिर्फ 15% ड्यूटी लगेगी। और अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तो फिर इफ आई एम टेस्ला, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन लोकल मार्केट्स, कि भाई ना मैन्युफैक्चरिंग तो यूएस में होगी, मैं नहीं यहां पे फैक्ट्री लगा रहा, तो फिर 100% ड्यूटी ही देनी होगी। क्लियर है? दिस द मेजर कंपोनेंट ऑफ पीएम ड्राइव स्कीम, ठीक है यहां तक। लेकिन ये न्यूज उससे रिलेटेड नहीं है। इसी पीएम ड्राइव स्कीम के थ्रू क्या किया गया था, 10,900 करोड़ रुपए 2 साल के लिए पास किए गए थे, और इसमें से 2,000 करोड़ सेपरेट रखे गए थे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो आज की न्यूज ये है कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्कीम थी, अब इसको एनरोल कर रहे हैं। तो 2,000 करोड़ रुपए सेपरेट चार्जिंग स्टेशन के लिए गवर्नमेंट हेल्प आएगी। जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होगी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, FDI इंक्रीज होगा, लाइक मेजर लेवल पे नेशनल हाईवेज पे चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। 50 सिटी स्पेशली आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, मतलब पहले सर्वेज होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आखिर यहाँ पर हैं कितने रजिस्टर्ड। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रजिस्टर नहीं है, जस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट दरभंगा जिले आप चले गए बिहार के, इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी ने लिया नहीं है, वहाँ खोल के क्या फ़ायदा? भी पहले वहाँ खोलो यार जहाँ ज़्यादा है, फिर नेशनल हाईवेज जहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चल रहे हैं। तो एक जो एंजाइटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर के अंदर, जैसे एक सबसे बड़ा यही एंजाइटी है कि यार चार्जिंग स्टेशंस तो है नहीं, और एक बार चार्ज करके 250-300 किलोमीटर जा रही है एक कार नॉर्मली, क्या? अब कोई भी बंदा, आजकल मोबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि यार 250 किलोमीटर से आगे जाना होगा तो फिर क्या करेंगे? एक ये बड़ा रोड ब्लॉक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, क्या? तो ट्विन फायदे हैं इसके। एक, जब यहाँ चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे तो FDI रूट खुला होगा, FDI ज़्यादा आएगा, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी। दूसरा, एंजाइटी इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंज्यूमर जो है वो थोड़ा रिड्यूस डाउन होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट होंगे। एनी डाउट? क्लियर? ओके, चलिए 4 बैंक नाम याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं? एक है यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और दिस इज इंडियन ओवरसीज बैंक। 4 बैंक है, आई रिपीट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, UCO, यूको ही बोलता हूं मैं तो, और पंजाब एंड सिंध बैंक है। इनमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम माइनॉरिटी स्टेक सेल आउट करेंगे। अभी तक आप इस सब में देखेंगे तो ओवर 90% शेयर है गवर्नमेंट का ही। जैसे सबको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93% शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक में 96% गवर्नमेंट के पास है, यूको बैंक में 95% और पंजाब एंड सिंध बैंक में तो 98.3% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब माइनॉरिटी स्टेक सेल करेगी पब्लिक सेक्टर 4 बैंक के अंदर। क्लियर? क्या ये प्राइवेटाइज हो जाएंगे? फिर नहीं होंगे। माइनॉरिटी स्टेक क्या होता है?
20% से कम, हाँ, माइनॉरिटी स्टेक जब हम कहते हैं 20% से कम है, तो प्राइवेटाइज नहीं होने वाले हैं, जस्ट गवर्नमेंट कुछ पैसा मार्केट से उठा लेगी। क्लियर है यहां तक? ओके। SEBI proposes tighter guideline for SMEs listing. Now this is something really important for the economy perspective and I have reduced into the points, the technical points हैं, ठीक है? तो देखिए समझ लेते हैं इसको। क्या है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अगर ये कंपनी बना के, पहले तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो कंपनी बना के आपके अपने आप को रजिस्टर करती है और फिर वो अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, ठीक है जी, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहती है और उसके जरिए वो मार्केट से पैसा उठाएगी। इसके लिए टाइटर गाइडलाइन आई है। देखिए खतरा रहता है कहीं कोई एसएमई है, ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, मार्केट से ज्यादा पैसा उठा ले, ठीक है, कल को वो क्या करें, उतना परफॉर्म ना कर पाए, बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे। और ऊपर से हमें पता है कंपनी की होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइक पार्टनरशिप की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आप पर्सनल असेट भी जाके उनके अटैच कर सकते हैं। जब आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाते हैं, कल को अगर आपको पैसे की रिकवरी करनी है, सपोज लोन ही कहीं से लिया हुआ है कंपनी ने, तो सिर्फ कंपनी के असेट को ऑक्शन किया जाएगा, फिर पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वाई दीज माल्यास, नीरव मोदीज, दे सर्वाइव, दे आर लिविंग लग्जरियस लाइफ, उन्होंने कंपनी के नाम पे लोन उठाए हैं, तो जब रिकवरी होगी तो बोले ये कंपनी के असेट पड़े, ये ले लो, मेरे पर्सनल असेट को टच नहीं करना है आपने। दो डिफरेंट इंडिविजुअल हो जाते हैं, कंपनी एंड द ओनर, दिस इज द गेम। और बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, कितने लोग भाग गए यहां से, हजारों हजारों करोड़ का लोन उठा के, कि मार्केट से कुछ रकम उठाई है, अपने स्टॉक लिस्ट करके गुडविल दिखाई है, उसके बदले में लोन उठा लिया। क्लियर? तो अब इसको टाइट किया गया है। तो क्या चीजें हैं, प्लीज नोट इट डाउन। अगर लॉट शेयरिंग करनी है, मतलब आपको अपने शेयर के लॉट्स बेचने हैं, है ना, कि इतने लॉट में बेच रहा हूं, तो पहले था कि आपको 2 लाख शेयर बेचने पड़ेंगे, अब कर दिया 4 लाख, मिनिमम 4 लाख की लॉट सेलिंग होगी, पॉइंट 1। सेकंड, अगर मेरा कोई प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर एजेंसीज होती हैं, इट कैन बी प्रमोशन थ्रू मनी और सम टेक्निकल असिस्टेंस, कि मेरा कोई कंपनी है, मैं कोई काम करता हूं, तो मैंने अपना कोई प्रमोटर ग्रुप बना रखा है, वो मुझे कुछ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ये काम इस तरीके से कर लीजिए, कोई कंसल्टेंसी सर्विस है। क्लियर? तो अगर इसके एवज में मैंने कहा कि मेरी कंपनी का कुछ शेयर मैं अपने प्रमोटर को दे देता हूं उठा के, क्लियर, तो उस सूरत में क्या होगा, प्लीज डू राइट दैट प्रमोटर, इफ प्रमोटर is given some shares, then promoter cannot sell, that promoter cannot sell those shares for 5 years, 5 साल तक वो शेयर नहीं बेचेगा। If there is a loan, then pay the loan within 2 years and then launch the IPO. Within 2 years and then company can launch the IPO. ये लिख लीजिए, मैं समझाता हूं अभी। If company could not pay up the outstanding loan and they get SEBI's special permission for IPO launch, then money generated through IPO will not be used for the repayment of loan. अब समझो, मैं एक कंपनी हूं, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, चाहे मैं पहले पार्टनरशिप फर्म था, मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली है, कंपनी रजिस्टर करने के बाद मुझे आईपीओ लॉन्च करना है, क्या, लेकिन स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज हैं, इनके ऊपर ये रोक लगाई है कि अगर पहले कोई लोन चल रहा है
तो पहले 2 साल में अपना लोन खत्म करो, और जब लोन खत्म करोगे तब आपका आईपीओ लॉन्च होगा। क्या? तो 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड करके न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये करना पड़ेगा कि मुझे अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपना सारा लोन क्लियर करना है, तब मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा। लेकिन फिर एक क्लॉज है कि अगर बाई चांस आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, कुछ पोर्शन पे कर दिया, और फिर सेबी की स्पेशल परमिशन आपने ले ली है कि आप आईपीओ लॉन्च कर दें, तो फिर ये शर्त है कि आईपीओ के थ्रू जितना भी पैसा मैं उठाऊंगा वो मैं अपना लोन पेमेंट में यूज नहीं करूंगा, मैं अपने मार्केट प्रोग्रेशन के लिए यूज करूं, मैं अपने ऑपरेशन बढ़ाऊं, मैं कोई नई फैक्ट्री लगाऊं, वहां मैं पैसा यूज कर लूंगा। जैसे उम्मीद ये की जाती है कि आईपीओ के थ्रू जो पैसा आ रहा है उससे कंपनी क्या करे, अपनी एक्सपेंशन करे और नए नए वेन्यूज में एंटर हो जाए। क्या? लेकिन कई जगह फिर क्या करते हैं, आईपीओ लॉन्च कर दिया, जितना पैसा आया उधर जाके आपने लोन की कुछ रीपेमेंट कर दिया, तो अल्टीमेटली पैसा ही घुमा रहे हो आप, ग्रो तो कर नहीं रहे। तो उसके लिए क्या कर दिया, अब आईपीओ के पैसे को आप लोन रीपेमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? 3 से 4 पॉइंट बस ये याद कीजिए। आई बिलीव इट्स डन। यस, अरे अभी एक्सप्लेन पेज पड़ा है भाई। ठीक है, वी आर हैविंग नजल, वी आर हैविंग चाइनीज एमिशन, इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नाउ मशीन टू हार्वेस्ट केन, महाराष्ट्र शुगर मिल स्टोरी। अगेन वेरी लिमिटेड साइड ऑफ थिंग, जस्ट हमें थोड़ा पता हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चल रहा है। देखिए, मल्टीपल स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की इस वक्त फॉर दी लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी विच इज इकोनॉमिकली लोअर। क्या? सो देयर इज लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, देन देयर इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो फ्री राशन इज की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा एमजी नरेगा इज देयर। तो एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट के सामने ये आ रहा है कि एग्रीकल्चर लेबर नहीं मिल रहे हैं। यार ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। नाउ देयर इज अ डर्थ ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, ये आज से नहीं, नरेगा के टाइम से इमर्ज हो गया था। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लेबर क्लास, बट हो क्या रहा है कि जो फैसिलिटी पहुंच रही है ना एग्रीकल्चर लेबरर अगेन क्या है कि यार बड़ा मेहनत कश वाला जॉब है एक तरह का। क्या? और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ एग्रीकल्चर लेबर कराਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹ खिच के कम भी लेंदे ने कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, की चाह पी जाने हो, की बीड़ी पी जाने हो, है ना। अब लोकल चीजें तो उसी तरह से समझ में आएगी, वैसे तो नहीं समझ, इंग्लिश में नहीं समझ में आती यार ये चीजें। हुण समझ आ गई गल? हुण यार अगेन आई एम नॉट ऑफेंसिव, बट गोइंग द इकोनॉमी वाइज, द सिनेरियो वाइज, जो एक बंदे नूं नरेगा च कम मिल रहा है, ठीक है, वो कहोगे यार दिस इज मोर प्रेफरेबल। फिर उन्होंने फ्री राशन भी मिल रहा है, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई और कोई योजना आ गई, ਉਹਦੀ ਨੀड्स पूरियां हो रही ने, तो वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਕੀਤਾ एग्रीकल्चर लेबर वास्ते, दिस अबाउट द शुगर केन फार्मिंग, कमाद की खेती इन महाराष्ट्र। तो कुल मिलाकर एक पॉइंट पे ये है कि एग्रीकल्चर में लेबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, वो सब निटी-ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या गेम है यार, अब अगेन यूपी एंड महाराष्ट्र दो स्टेट हैं जो बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी मिल्स हैं यहाँ पे। लेकिन महाराष्ट्र इकलौती स्टेट है जहां पर किसान हार्वेस्टिंग नहीं करता अपनी फसल की, बल्कि शुगर मिल हार्वेस्टिंग करवाते हैं। शुगर मिल सीधा किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मुकदम बीच में होता है कि यार बस तुसी फसल उगानी है, चक्कांगे असी। ब्यूटीफुल मॉडल। यू गो टू एनी स्टेट, वहां पर किसान हार्वेस्टिंग भी कर रहा है और उसके बाद शुगर मिल तक भी वही लेके जा रहा है। लंबी लंबी कतारां खड़े होते, डीजल साड़ रहा है ट्रैक्टर पे आपका। तो हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग सब किसानों के जिम्मे है। महाराष्ट्र ओनली स्टेट वेयर शुगर मिल्स, उन्होंने कहा यार तुसी बस गन्ना उगाओ, हार्वेस्टिंग असी करावांगे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो शुगर मिल के ऑनर हैं ये आगे फिर लेबर को प्रोक्योर करने के लिए एक लोकल वर्ड चलता है मुकादम। लंबड़दार समझ लो, मुकादम नाल कॉन्टैक्ट कर देना। मुकादम का कम ही है कि वो लेबर सप्लाई करूंगा, वो लेबर लेके आऊंगा। क्लियर? और फिर डिफरेंट डिफरेंट के एक टोली में 10 लोग होंगे,
पर टन उनको इतनी पेमेंट की जाएगी। इस हिसाब से मुकदम्स के थ्रू शुगर मिल हार्वेस्टिंग करवाएंगी, अपने यहाँ मिल में लेके आएंगे। क्लियर? लेकिन महाराष्ट्र में इन्हीं सब फिनोमिना के चलते अब क्या हो रहा है, मुकदम को लेबर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। और जो कल अभी हम कर रहे थे, एक और फिनोमिना ये आ गया कि जो कम्युनिटीज, यार अपन को पता है ना यार, ये इंडिया है, इत्थे बहुत सारे कम कास्ट के आधार पर अटैच ने, तो दे आर सर्टेन कम्युनिटीज जो इस काम में हैं। जैसे यहाँ पे मिल भी जाएगा कि बीड एरिया के कुछ कम्युनिटीज हैं जो ज्यादातर यही लेबर वाला काम करती हैं, एग्रीकल्चर लेबर। पॉइंट 1, दे आर एजिंग, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और दूसरा, नई जो पीढ़ी है उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख गए, वो इस पेशे में आ नहीं रहे। नाउ दे आर एजिंग, तो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना वो पहले प्रोड्यूस कर पा रहे थे, कटिंग ऑफ द शुगर केन्स। क्लियर? अब ये सारी प्रॉब्लम आ गई वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे यहाँ पे हैप्पी सीडर आ रहा है, वहां पे शुगर केन कटिंग मशीन यूज हो रही है। बस इतना इसका सारा है कि मशीन टू हार्वेस्ट द केन। तो नीड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिना क्या है? क्लियर? तो अल्टीमेटली दे आर कमिंग अप विद कि भाई हम मैकेनिकल हार्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं। तो एक मंजारा फार्मर्स कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है लातूर के अंदर, इन्होंने ऐसी 10 मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। क्लियर? और फिर फिर तो सारा डेटा है कि इतने परसेंट इतने टन जो है क्रश हुआ एंड ऑल दैट थिंग, वो किसी काम का नहीं है। बस इसमें 2 चीजें और हैं कि यार फिर अगर हमारी खेती मैकेनाइज्ड हो रही है तो प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। जैसे पॉइंट 1, तो एक तो प्रो में इसके ये आया है कि मशीन जो है बिल्कुल जड़ों गन्ना कटती है। जो मैनुअल लेबर होता है वो 4 या 6 इंच ऊपर से गन्ना काटते हैं, बिल्कुल आप जमीन में जाके दाती नहीं मार सकते हैं। क्लियर? और शुगर केन प्लांट ऐसा होता है कि बॉटम में ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, तो अब क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम से उठा के ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो आपका शुगर बनेगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दिस इज मोर पॉजिटिव। एक खतरा इसका ये था कि कमाद देखा है कदे, तो उत्ते पत्ती हुंदी ओदे, उसे पत्ती ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਕੂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਦਾ भी काम करती है, पट्ठे वढ़ना जिन्हों कहते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये मशीन वो काम नहीं करती। ये मशीन मतलब ड्यूअल वे से चलेगी, तो जो ऊपर की पत्तियां उनको चॉप ऑफ करके खेत में डाल देती है। तो अब दूसरा एक ये चीज आ रही थी कि यार चॉप ऑफ करके आप खेत में डाल दे रहे हैं, तो एग्री जो पशुओं को चारा है वो आप इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिखेर देती है खेत के अंदर। लेकिन फिर उस पर जो भी ऐसी मशीन यूज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका कहना है तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर में ग्रीन मैन्योरिंग का भी तो कॉन्सेप्ट होता है। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, जैसे बरसीम किते बुझी होंगी है, उन्होंने पट के साड़ देनी, उन्होंने उत्थे ही वा देने। उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी ज्यादा एनहेंस होती है। ग्रीन मैन्योरिंग का कंसेप्ट कहीं से पढ़िएगा, एग्रीकल्चर के अंदर होगा। तो स्पेशली कोई फसल ला के वट के सिट दें उत्थे, कहते इत्थे तो लगी लगाई मिल रही है, तो इवन एक तरफ हार्वेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ ग्रीन मैन्योरिंग आपकी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल बी एनहेंस्ड। दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द आर्टिकल। एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए, व्हाट आर द ATACMS, द US मिसाइल यूक्रेन फायर्ड एट द रशिया। सिंपल याद कर लीजिए इसको, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है जी, एंड देन इट कम्स विद द रेंज। एक ये मिसाइल GPS सिस्टम से अटैच्ड है, सो मोर प्रिसीजन इन द अटैक, पिन पॉइंट अटैक करेगी। दूसरा 70 से 300 किलोमीटर तक ये मार्क कर सकती है। इसके अलावा 300 बॉम्बलेट्स, क्लस्टर बॉम्ब यूज होते हैं इसके अंदर। लाइक मिसाइल विल बी एक्सप्लोडेड इन द एयर, और इसके बाद 300 जो छोटे छोटे बम हैं वो जाके इट्स लाइक रेनिंग ऑफ द बॉम्ब्स। तो एक क्लस्टर बम्स के लिए यूज की जाती है। दैट्स मोर डिवास्टेटिंग। क्लियर है यहां तक? तो बहुत ज्यादा नहीं पूछना है ऐसा कुछ। चाइना एमिशन पैराडॉक्स, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चीजें हम नोट भी कर लेंगे, और इसके अलावा एक रेमिनिफिकेशन अलग से जो इंटरनेशनली आ सकता है। ओके, जस्ट कम टू सी, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है। क्लियर? लेकिन
वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद यूएन चाइना को डेवलपिंग कंट्री कहता है, तो डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं है। क्लियर? तो अच्छा, आपको थोड़ा बहुत ये अगर क्लाइमेट कन्वेंशंस आपने देखी हो तो जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर रहे हैं, है ना, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान पोल्यूट किया है, तो उनके जो एमिशन कट्स हैं वो पैरामीटर्स अलग हैं डेवलपिंग कंट्री की, क्योंकि नीड हायर है, हमें तो डेवलप होना है अभी। तो जो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर एमिशन कट्स का रेट है वो डिफरेंटली ऑपरेट करता है। मतलब इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमी को अभी उतने ज्यादा कट्स मैंडेटरी नहीं है जितने अमेरिका को मैंडेटरी हैं। क्यों? वो सिंपल सी बात कि हम कहते हैं भाई जब तरक्की का टाइम था आपने तो जम के पोल्यूट किया और उसका तो कोई मेजरमेंट भी नहीं है, अंदाजा ही है। आपने तो फूंक दिया कोल, आपने तो फूंका डीजल सर, आपने तो काटे जंगल, कोई पूछने ही नहीं आया आपसे। 1972 से पहले ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से तो सब कुछ शुरू हुआ कि यार कुछ प्रॉब्लम है यार एनवायरनमेंट के साथ, कुछ ग्लोबल वार्मिंग कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप आ रहे हैं, उससे पहले आपने फूका। तो आप करेंगे डेवलप। अब जब हमारी डेवलप होने की बारी आई है तो अब कह रहे हो साहब ग्लोबल गैस एमिशन मत करो, तो हम तरक्की ना करें। सो डिफरेंट रेट। तो पहला तो हाईएस्ट पोल्यूटर के ऊपर स्ट्रिंजेंट आपके टारगेट्स नहीं है, पॉइंट 1। और दूसरा, चाइना को जो फॉलो करना है एमिशन कट्स, वो किसी भी सूरत में हासिल करने वाला नहीं है। जस्ट द डेटा प्लीज डू राइट दैट टिल 2030 China has to go below 43% to achieve 43% below 2019 level. Under the prevailing circumstances, China can achieve only 2% cut till 2030. More interestingly, China's emission is going 0.2% higher, 0.2% higher as compared to 2023. अब इतना डेटा याद रह जाएगा चाइना के एमिशन के बारे में। अगेन मेरी परेशानी क्या है कि आप लोग मतलब हर तीसरे दिन ऐसा कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें कई बार नंबर भी चेंज कर देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सेटिलिटी नहीं है ना। तो कितना डेटा हम याद रखेंगे? तो कोशिश ये करें कि जैसे चाइना के एमिशन के बारे में है तो मुझे 4-5 डेटा पता है, बाकी मुझे थीम पता है, दैट्स इट। एक बार याद किया, बात खत्म। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, देखी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज डू राइट। चाइना इज द बिगेस्ट एमिटर फॉर 15 ईयर्स। 15 सालों से सबसे बड़ा पोल्यूटर है, एमिटर है। ग्लोबल एमिशन का, एनुअल ग्लोबल एमिशन का 30% इज एमिटेड बाय चाइना। If we talk about global average, then China needs to reduce its emission by 66% from current level by 2030. Yeah. Now I come to this about the China. अब इसमें चाइना के बारे में इसको कैच 22 सिचुएशन क्यों कहा जा रहा है कि यार ये बहुत ही कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंसा हुआ है। पॉइंट 1, चाइना का डिजायर है ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड पावर बनने के लिए। उसके लिए प्रोडक्शन पे हैवी रिलाई कर रहे हैं लोग, इकोनॉमी को और बूस्ट और कंसोलिडेट करना है। लाइक दे आर नियरिंग अबाउट 20 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनको सरपास करना है यूएस को, एंड यूएस इज टचिंग 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब अगर ये गैप कवर करना है तो फिर आप मास प्रोडक्शन पे अभी भी लगे रहेंगे सर, क्या? और फिर बायो जो आपका फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंस है। जो चाइना का मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है दैट इज कोल पावर बेस्ड।
तो वहां पे भी कोयले वाले ही थर्मल प्लांट चल रहे हैं मेजॉरिटी। क्लियर? तो एकदम से आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो एक तो इनकी नीड वो है कि अब नियर फ्यूचर में ऐसा लग नहीं रहा कि एमिशन यहां पर कम हो पाएगा बल्कि बढ़ेगा। क्लियर? दूसरी तरफ एक और स्टडी जो न्यू आउटलुक इसमें दिया गया है कि यार सारी दुनिया के लिए क्रिटिकल क्यों है। अगर बाय चांस, जस्ट द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम चाइना से कुछ अनएक्सपेक्टेड डिमांड कर लें, पहली बात तो कम करने वाला नहीं है, अगर आप अनएक्सपेक्टेड डिमांड कर लो और वो अपना एमिशन कम करें, क्लियर, तो जैसे एमिशन कम करेंगे या तो वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे विच इज कॉस्टलियर, आपको नए प्लांट लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है? तो इसी के साथ फिर क्या होगा, जो चाइना में प्रोडक्ट बन रहे हैं क्लीन एनर्जी के, ठीक है, वो महंगे हो जाएंगे। लाइक चाइना इज मेजर सप्लायर ऑफ दिस सोलर सेल्स, और क्लीन एनर्जी में बहुत सारे जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें चाइना की मोनोपोली है। 80% मार्केट ऑफ क्लीन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द चाइना ओनली। तो जैसे ही इन्होंने अपने यहां फॉसिल फ्यूल कम किया, दूसरी तरफ गए, इनका कॉस्ट ऊपर आया, फिर वही सारा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज, दूसरे कंट्री को महंगा मिलेगा, तो इसका मतलब दूसरे कंट्री क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द कैच 22 सिचुएशन कि ग्लोबली अगर आप देखो कि चाइना अगर कम नहीं कर रहा तो भी मरे, और चाइना ने अगर अपना मिशन कम कर दिया, कॉस्ट ऊपर गई, बाकी कंट्री मरे। सो दिस इज कॉल्ड कैच 22 सिचुएशन, कंफ्यूजन, कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन। अब आप कुछ भी करिए, नेट रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आने वाला है। गेम समझ में आ गई है? इसको यूज कर लेंगे कहीं पे भी ग्लोबल एनर्जी या ग्लोबल एमिशन के तौर पे, क्योंकि वाई चाइना इज क्रिटिकल, तो चाइना की क्रिटिकलिटी है, अगर कम करेगा तो बाकी मुल्क जो क्लीन एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं वो सफर करेंगे। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? दैट विल बी ऑल। थैंक यू। Okay, so start with today's newspaper. It is more and more about international news because G20 summit is going on.